अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना करे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज और किस्से कहानी अपलोड होती हैं। अगर आपको भी ऐसी हॉरर थ्रिलिंग स्टोरीज सुनने का शौक है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन फ्यूचर मज़ीद ऐसी हॉरर थ्रिलिंग स्केरी स्टोरी सुनने को मिलती रहे। ज़िंदगी में आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी दोनों मेंशन है। जहां मुनासिब लगता है शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर इंशाल्लाह वॉइस ओवर करूँगा। आज की स्टोरी हमारे साथ अदील ने शेयर की है सरगोदा से। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी अंधेरी जगह पर बैठ जाइए और लाइट्स अगर ऑन है तो उन्हें ऑफ कर दीजिए और जल्दी से हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि इस कहानी को और अच्छे से फील कर सकें। तो बगैर देर की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम अदील है। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक रियल और सच्चा इंसिडेंट शेयर करने वाला। ये तब की बात है जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हुआ करता था। अभी तो हम सरगोदा शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग गांव में रहा करते थे। हमारा गांव काफ़ी ज़्यादा दूर था शहर से और वहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा कम थी। और ये बात भी आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी, जिन दिनों में मैं मैट्रिक कर रहा था। तो अगर मैं आपको अपने घर का नक्शा बताऊं तो वो कुछ इस तरह था कि हमारे घर के बिल्कुल सामने से एक रोड गुजरता था जिस पे दिन पे तो काफ़ी चहलकदमी रहती थी और काफ़ी ट्रैफिक गुजरती रहती थी, लेकिन रात के टाइम वो रोड उतना ही ज़्यादा सुनसान हो जाया करता था। उसके अलावा रोड के जिस साइड पे हमारा घर था उधर हमारे घर के अलावा और कोई भी घर नहीं था और हमारे घर के बाकी तीनों तरफ खेत और फसलें ही थी। और रोड के दूसरी तरफ भी खुला मैदान टाइप था, लेकिन रोड के दूसरी तरफ थोड़े बहुत घर बने हुए थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, मतलब कि गिनती के 10-12 घर वहाँ भी थे। बाकी जो मेन गांव था वो इधर से काफ़ी आगे था जहाँ पर प्रॉपर गांव वगैरह शुरू होता था। और हम गाँव से भी थोड़ा पीछे की साइड पे थे, खेत और फसलों वगैरह वाली साइड पर। बेशक हमारा घर 15 मरले का था। हमारे घर में खुला सहन भी था, उसके अलावा 3-4 कमरे और एक बरामदा टाइप भी बना हुआ था। हम लोग 3 बहन भाई थे, एक मेरे मामू और एक मेरी अम्मी अब्बू। हम सारे इसी घर में रहा करते थे। और जिस गांव की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस गांव में भी हमारा एक घर था, लेकिन हम वहाँ नहीं रहते थे क्योंकि वो घर काफ़ी छोटा था और हमें काफ़ी तंग भी पड़ता था। उसके अलावा हमें अपनी ज़मीनों को भी देखना होता था, तो इसीलिए हम इसी घर में रहा करते थे। अब मेरे मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हो चुके थे जो कि बोर्ड के पेपर थे, और स्कूल मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, सरगोदा शहर में था। तो मैं रोज़ आना जाना लारी के ज़रिए किया करता था या बसेस वगैरह के ज़रिए। मेरी दोनों सिस्टर मुझसे छोटी थी, एक 5 क्लास में थी और एक 7 क्लास में। तो वो गाँव के ही स्कूल पढ़ा करती थी, लेकिन मुझे अच्छी तालीम हासिल करने का शौक़ था और 9-10 में तो अच्छे स्कूल में जाना ही पड़ता है क्योंकि मैट्रिक जो है वो तमाम तालीम की बेस होती है, जिसकी वजह से मैं उसको अच्छी जगह से पढ़ना चाहता था। इसीलिए मैं सिटी की तरफ जाया करता था। काफ़ी ज़िद करके मैंने अब्बू से शहर में एक स्कूल में एडमिशन करवाया था। बेशक वो भी कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, एक गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरे मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हो चुके थे और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरे बड़े चाचू की शादी भी उन्हीं दिनों में थी, इसीलिए वो मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता था। अब ये उस रात की बात है कि जिससे अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर था और मेरे सारे घर वाले चाचू की शादी में शिरकत के लिए गए हुए थे। और ये जाहिर सी बात थी कि मुझे तो यहीं रहना था क्योंकि पूरे साल की मेहनत थी और मेरे बोर्ड के पेपर्स थे, जिसकी वजह से मैं शादी के 2 दिन तो वहाँ नहीं जा सकता था। वो इवेंट्स
4 दिन के होने वाले थे, जिसमें से लास्ट के 2 दिन तो मैं वो इवेंट्स अटेंड कर सकता था, लेकिन शुरू के 2 दिन, क्योंकि उन 2 दिन में मेरे लास्ट 2 पेपर्स थे। अब मैं रात को बैठा अपने कमरे में, खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद करके, और जो मेरा कमरा था उसकी विंडो सड़क वाली साइड पर खुला करती थी। वो फरवरी की ठंडी और सर्द रात थी। मैंने अपने कमरे में लालटेन जलाया हुआ था और एक मोमबत्ती अपने बिल्कुल साथ रखी हुई थी, जिसकी वजह से मैं अच्छे से किताब को देख सकूं, और साथ मैथ्स की बुक ओपन करके सवाल सोल्व कर रहा था। चारपाई पे मैंने बिस्तर बिछाया हुआ था और अपने ऊपर रज़ाई ओढ़ी हुई थी। कमरे की खिड़की भी बंद की हुई थी और दरवाज़ा भी। बहुत मज़े का माहौल मैंने बनाया हुआ था और बड़े मज़े से मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करे जा रहा था। मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से ही काफ़ी शौक़ था और मुझे मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कभी भी नहीं कहा था पढ़ने का। मैं खुद शौक़ से जाया करता था। अब मेरे सामने बिल्कुल मोमबत्ती पड़ी हुई थी कि इतनी ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारे घर की खिड़की वाली साइड से कोई गुजरा है, क्योंकि वहाँ पर खुश्क पत्ते और फसलों के खुश्क हुए भूसे नीचे गिरे हुए थे, जिसकी वजह से ऐसा फील हुआ कि उनके ऊपर से कोई गुजरा है। उस बात पर मैंने इतना कोई ध्यान ना दिया, क्योंकि वो कोई भी कुत्ता या बिल्ली वगैरह हो सकता था। पूरे कमरे में लालटेन और मोमबत्ती की मध्यम मध्यम रोशनी फैल रही थी और मैं अपने ऊपर रज़ाई ओढ़कर बड़े मज़े से बिस्तर में बैठा हुआ था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं अंदर काफ़ी मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी मैंने मुश्किल से 5-6 सवाल ही सोल्व किए होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी छत पर कोई चल रहा है, और वो चलने के कदम भी कोई इतने हल्के नहीं थे। बताता चलूं कि जो हमारी छत थी वो कोई पक्की छत नहीं थी, वो गार्डर और टीआर से बनी हुई छत थी, जिसके ऊपर मिट्टी डली हुई थी। मतलब कि वो कच्ची छत थी, कोई लेंटर वगैरह नहीं था। और कच्ची छत होने की वजह से अगर उस पर कोई वजनी चीज़ अचानक गिरे तो पूरी छत में वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन दीवारों में भी आने लगती है। अगर उस छत पर हल्के कदमों से चला जाए तब तो इतना कोई पता नहीं चलता, लेकिन अगर उसके ऊपर उछला जाए फिर तो साफ पता चल जाता है कि छत के ऊपर कोई है। तो अब वो जो भी चीज़ छत के ऊपर चल रही थी वो हल्के हल्के कदमों से नहीं चल रही थी, बल्कि या तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी चीज़ थी कि जिसका एक कदम नीचे रखने से पूरी छत में वाइब्रेशन आ रही थी, या फिर वो छत पर उछल उछल कर चल रहा था। जो भी था, मैं अब थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस इलाके की आबादी बहुत कम है और रात के इस टाइम, वो भी इतनी सुनसान जगह पर, जो कि गाँव से भी काफ़ी दूर है। रात के ऐसे कौन किसकी छत पर आएगा, या किसी को क्या ऐसी मजबूरी है कि वो इस टाइम किसी की छत पर चढ़े। मैंने 2 मिनट को अपनी पेंसिल किताब नीचे रखी और छत की तरफ देखने लगा, तो वो छत पर अभी भी वाइब्रेशन हो रही थी और साफ पता चल रहा था कि ऊपर कोई चल रहा है। मेरे घर वाले पहले ही मुझे समझा कर गए थे कि जो मर्जी हो जाए, रात के टाइम मैंने दरवाज़ा वगैरह नहीं खोलना, अपने रूम में ही बैठना है और जो काम भी करना है वो 7 बजे से पहले कर लो। उससे पहले बस अपने दरवाजे की कुंडी वगैरह लगा कर ही बैठो, और वॉशरूम वगैरह अगर जाना हो तो बस तब ही बाहर निकलो और उसके बाद दोबारा से कमरे में आके कुंडी ज़रूर लगाओ, क्योंकि रात के इस पहर गांव में जंगली जानवर वगैरह भी हुआ करते थे। वो सारा फसलों वगैरह वाला इलाका था, तो रात के इस टाइम वहाँ पर भेड़िए वगैरह और जंगली कुत्ते भी आ जाया करते हैं, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझे तलकीन करके गए थे कि तुमने हरगिज़ रात के वक्त बग़ैर किसी मजबूरी के बाहर नहीं निकलना। लेकिन अब हमारी छत पर कौन था, या वो क्यों हमारी छत पर आया था? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ना ही मेरे साथ कोई ऐसा बंदा था कि जिसको मैं ये बात बता सकूं, क्योंकि जो घर हमारे घर के नज़दीक थे वो भी रोड के दूसरी तरफ थे, तो उन तक पहुंचने में भी अगर कोई ऊपर हुआ या वो किसी गलत इरादे से आया हुआ तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं यही सब कुछ अभी सोच रहा था कि जो हमारे घर की सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, उनसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई छत से होता हुआ उन सीढ़ियों की तरफ आया है और अब नीचे आने लगा है। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके जो खिड़की सड़क वाली साइड पर थी उसको खोला
वो खिड़कियाँ अंदर की तरफ खुलती थीं और बाहर की तरफ उसमें सरिये लगे हुए थे। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे सरिये लगे हुए थे और बिल्कुल छोटे छोटे स्क्वायर से बने हुए थे, जिसमें से कोई अंदर तो ज़रा भी नहीं आ सकता था। वो काफ़ी मजबूत खिड़की थी। अब मैंने उसको हल्का सा खोला और बाहर की तरफ देखने लगा तो हमारे घर के बाहर वाली साइड पर भी एक लालटेन हम रात को लटका कर रखते थे कि अगर बाहर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो वहीं से लालटेन को पकड़े और बाहर ले जाए। अंदर वाला हम रात को सोते हुए बंद कर दिया करते थे, इसलिए रात को एक बाहर भी जला के रखा करते थे। तो मैंने भी मामूल के मुताबिक एक लालटेन बाहर जला कर लटकाया हुआ था दीवार के साथ। तो उसकी रोशनी में नज़र आ रहा था कि कोई बहुत ही ज़्यादा ऊंची कदोकामत की चीज़ जिसका साया दूसरी दीवार पर पड़ रहा था। यूं लग रहा था कि वो सीढ़ियों से नीचे आ गई है और किसी चीज़ को सूंघते सूंघते इधर से उधर घूम रही है। उसका साया पूरी दीवार पर पड़ रहा था और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऊंची और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही थी। उसके बाल भी काफ़ी बड़े बड़े थे और जो उसके हाथ थे, जैसे ही उसने हाथ दीवार पर मारे तो पता चला कि उसके हाथों के नाखून भी काफ़ी ज़्यादा नुकीले और बड़े हैं। लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो खिड़की से थोड़ा साइड पर थी और लालटेन की वजह से उसका साया बस दूसरी दीवार पर पड़ रहा था। अब मैंने उस चीज़ को देखने के लिए डरते डरते दूसरी खिड़की को अंदर की तरफ खोला ताकि देख सकूं कि ये है कौन। क्या कोई हमारा जानने वाला तो नहीं है, या हो सकता है कि पास के घर से ही कोई मेरा दोस्त आया हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। उन दिनों में हमारे पास मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन वगैरह भी नहीं थे कि मैं किसी से फ़ोन करके उनको ये सब कुछ बता सकता जो मेरी हालत हो रही थी। मैंने बिल्कुल बगैर कोई शोर किए हल्के से दूसरी खिड़की खोली और उस स्क्वायर नुमा सुराखों में से बाहर देखने लगा। मुझे लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में नज़र आ रहा था कि वो कोई इंसान नुमा भेड़िया था जो कि बाहर खड़ा हुआ था, जो कि एट अ टाइम जानवर भी लग रहा था और इंसान भी। मतलब कि यूं मान ले कि दोनों को मिक्स करके कोई मखलूक बना दी गई। उसका कद काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। मतलब जो हमारे रूम्स थे उनकी छत बहुत बुलंद थी, उसके बावजूद भी वो उनसे ज़्यादा ऊंचा था। और उसकी सेहत इतनी थी कि किसी भी दरवाजे में से तो वो अंदर ही नहीं आ सकता था। उसके अलावा उसके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे काले बाल थे और उसकी पूंछ भी थी जिस पे काफ़ी घने बाल थे। दाढ़ी उसकी काफ़ी नीचे नीचे तक लटकी हुई थी और ऊपर पूरे बड़े बड़े बाल जो कि कंधों तक आ रहे थे, बड़े बड़े आईब्राउज और बहुत बड़ी आंखें। नाक उसका किसी कुत्ते की तरह या भेड़िए की तरह, और वो बस दीवारों पर सूंघे जा रहा था। अब जैसे ही उसने मेरी खिड़की की तरफ देखा तो अचानक से इन खिड़कियों की तरफ घूर के देखने लगा कि जैसे उसको मालूम हो गया हो कि अंदर कोई चीज़ है, और बिल्कुल दीवार के साथ अपने पंजों को घसीटता हुआ मेरे कमरे की तरफ आने लगा। मैंने बगैर कोई शोर किए बिल्कुल हल्के हल्के से दोनों खिड़कियों को बंद कर दिया और अंदर काफ़ी घुटी हुई आवाज़ से रोने लगा। मतलब आवाज़ निकाले बगैर अंदर ही अंदर रोने लगा। दुआ करने लगा कि बस किसी तरीके मेरे घर वाले यहाँ पर कोई चीज़ भूल गए जिसको लेने के लिए वो अभी के अभी वापस आ जाएं, वरना मैं इस चीज़ के साथ एक रात यहाँ पर नहीं गुजार पाऊँगा। और गुजारता भी कैसे, बल्कि वो चीज़ तो मुझे मार ही देगी। अगर ना भी मारे तो उसके वजूद के यहाँ होने की वजह से मैं वैसे ही डर डर के मर जाऊँगा। अब मैंने ज़ोर का अपनी कमीज़ को पकड़ा हुआ था दिल वाली जगह से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फट जाएगा। ज़िंदगी में आज तक मुझे इतना डर कभी भी महसूस नहीं हुआ था। वो जो अपने नाखून दीवार के साथ रगड़ रहा था, उसकी आवाज़ नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही थी कि अचानक से दूर कहीं से ज़ोर ज़ोर के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी और उसके बाद 3 से 4 कुत्तों की आवाज़ें एक साथ आने लगीं, जैसे कि दूर फसलों में से कुत्ते भौंक रहे हैं। तो जैसे ही वो पहला कुत्ता भौंका और उसने खामोशी को तोड़ा तो मुझे अचानक से इतना डर महसूस हुआ कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा
उसके बाद 3-4 कुत्ते लगातार इसी तरफ भौंकने लगे, जैसे वो मेरे घर की तरफ ही देख रहे हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर वो जो नाखूनों की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी, मतलब वो जो भी चीज़ थी मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी, वो वहीं रुक गई। और ऐसा लग रहा था वो भागते हुए उन खेतों की तरफ जा रही है, घर से बाहर निकल के, क्योंकि उसके कदम काफ़ी ज़्यादा भारी थे और साफ पता चल रहा था कि वो हमारे घर से टॉप कर उधर बाहर निकल गई है और उन्हीं खेतों की तरफ भागे जा रही है। मैंने खिड़की में से देखा तो बताता चलूँ कि हमारे घर की दीवारें काफ़ी ज़्यादा नीची हैं, जिसकी वजह से इधर उधर की फसलें वगैरह नज़र आया करती हैं। तो दूर से नज़र आ रहा था चांद की हल्की हल्की रोशनी में कि वो चीज़ नीचे फसलों में से किसी को उठाकर ऊपर उछालती है और फिर यूं मुंह को झटक कर इधर उधर, जैसे कि उस चीज़ को फाड़ डालना चाहती है। और साथ ही कुत्तों की अब चीखने की आवाज़ आने लगी थी। तो मैं समझ चुका था कि वो जो भी चीज़ अभी हमारे घर के अंदर थी, उसने उन कुत्तों पर हमला कर दिया है। और ये कुत्तों की आवाज़ें सुनकर कि जैसे कुत्तों को कोई मार रहा हो, जो सड़क के साथ घर थे उनके अंदर से भी लालटेन जलने लगे और वो लोग भी दरवाज़ों को खोलते हुए बाहर निकल आए। उनको लगा कि फसलों के अंदर कोई चोर घुस आए हैं। तो उधर भी लोगों ने जो उनके हाथ में गन्स वगैरह थी उनको लेते हुए बाहर निकल आए। उनको देखकर मैंने भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जल्दी से अपने घर का मेन गेट खोलकर बाहर की तरफ भाग गया, उन लोगों की तरफ जो कि अपने घरों से निकलते हुए इधर ही फसलों की तरफ आ रहे थे। उनमें हमारी भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और उन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें थीं बीच में। तो जिस तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, हम सब मिलकर उसी तरफ भागने लगे। और 7 दूसरे घरों वालों ने, जिनके हाथ में भी गन्स थी, उन्होंने 1-2 हवाई फायर की, ताकि अगर कोई चोर या डाकू वगैरह फसलों में छुप कर बैठे हैं तो उनको पता चल जाए कि हमारे पास भी असला है। अब जैसे ही हम फसलों के पास पहुंचे तो लालटेन की रोशनी में देखने लगे कि 4 कुत्ते वहां पर मरे पड़े थे। इतने दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। पूरे जिस्म पर नाखूनों के फाड़ डालने के और चबा डालने के निशान थे कि जैसे उन पर काफ़ी किसी बड़े किस्म के जानवर ने हमला किया। लेकिन इतना बड़ा जानवर उस इलाके में उन फसलों के करीब कहाँ से आया, सोच से बाहर था। वो जो भी जानवर था उसके दांत इतने ज़्यादा मजबूत कि उन्होंने कुत्तों की हड्डियां तक तोड़ डाली थी। ये सब कुछ देखने के बाद गांव वालों को ये तो पता चल गया कि ये कोई चोर या डाकू नहीं थे, बल्कि ये कोई और ही चीज़ थी। अब वो मुझे देखने लगी। मैं भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा था और कांप रहा था। उनको भी पता था कि हमारे घर वाले सारी शादी पर गए हो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा कुछ देखा, क्योंकि हमारा घर जो है वो फसलों के बीच में ही था। तो मैंने जो कुछ मेरे साथ हुआ उन लोगों को बताया कि मेरे साथ आज ये सब कुछ हुआ है और मैंने ऐसी ऐसी कोई चीज़ देखी है। जैसी भी मैंने चीज़ देखी उनको तमाम मूलियाँ एज इट इज़ उसका बयान किया। ये सुनने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और कहने लगे कि हमने पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना, और जो तुम कह रहे हो वो बात तो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली है यहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों को। मतलब कि ये जगह हमारे लिए ख़तरनाक है और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और तुम्हारी बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका अंजाम हम खुद अपनी आंखों से भी देख चुके हैं। तो मैं ये बात बताते हुए रोने लगा। मैं कहने लगा कि शुक्र है कि आप लोग बाहर निकल आए उन कुत्तों की आवाज़ सुनकर, वरना मेरा मरना तो आज पक्का था। अगर वो चीज़ मुझे ना भी मारती तो डर डर कर ही मेरा दम निकल जाना था, क्योंकि वो चीज़ मेरे ही घर में फिर रही थी और बस मेरे पे हमला करने आ ही रही थी। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा आज रात उस घर में अकेले रुकना ठीक नहीं, ऐसा करो कि तुम हम लोगों में से किसी के घर भी आके ठहर लो। तो मैं उनका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि मैं भी अब उस घर में अकेला बिल्कुल नहीं ठहर सकता था। तो उनमें से जो घर मेरे दोस्त का था मैं उसमें जाकर ठहरा और अपने दोस्त के रूम में ही उसके साथ बैठा। वो तो सो गया और मैं पूरी रात पढ़ता रहा। बेशक बीच बीच में मेरा ध्यान उसी तरफ डाइवर्ट हो जाता था कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने किसी तरीके खुद को पढ़ाई में मशगूल किया, क्योंकि अगले दिन मेरा पेपर भी था। बार बार मैं अपने दोस्त को भी जगाता था कि क्या तुम जाग रहे हो, क्योंकि मैं अभी तक उस चीज़ से खौफज़दा था कि कहीं वो दोबारा से वापस ना आ जाए।
उस रात उस इलाके के पूरे बंदों ने बारी बारी करके पहरा भी दिया था, हाथ में असलहा पकड़कर, ताकि अगर वो चीज़ दोबारा से आबादी की तरफ आने लगे तो ये लोग उस पर हमला कर दें और उसको मार दें, इससे पहले कि वो किसी इंसान को मारे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद वो चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आई। जैसे ही दिन हुआ, सारे इलाके वाले जो गांव हमारा था साथ में, वहाँ पर जा पहुँचे और वहाँ के बुज़ुर्गों से इस बारे में बात करने लगे। तो उनके बुज़ुर्गों ने बताया कि ये जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो ये अब तो नहीं देखी जाती, लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारे वालिदैन इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे कि यहाँ पर जो ये इलाका था जहाँ पर अब ये सारी फसलें वगैरह हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और काफ़ी अजीब तरीके से। कई लोगों ने इस चीज़ का हुलिया पहले भी बताया था, लेकिन उसके बाद से ये चीज़ कभी भी यहाँ पर नहीं देखी गई थी। लेकिन अब तुम लोग जैसा कि कह रहे हो कि इस बच्चे ने दोबारा से वो चीज़ देखी है और वहाँ पर 3 से 4 कुत्ते भी मरे पड़े थे। तो अगर हमारी मानो तो तुम लोगों में से किसी का भी वहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम लोगों को चाहिए या तो यहाँ गांव में बिल्कुल आबादी में आ जाओ या तो फिर कहीं और चले जाओ, क्योंकि वो चीज़ एक दफ़ा जिसके पीछे पड़ जाती है उसको मार के ही छोड़ती है। पता नहीं वो चीज़ इतने अरसे कहाँ गायब थी और दोबारा फिर कहाँ से नमूदार हो गई। उसके बाद उस गांव में ये भी ड्यूटी लगाई गई कि हर घर में से एक एक अफराद रात को पहरा दिया करेंगे, हाथ में असला वगैरह लेकर, ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे की सूरत में उस चीज़ से मुकाबला किया जा सके और उसको मार दिया जाए। मैं भी गांव में अपने दोस्त के साथ ही रहा जब तक कि मेरा आखिरी पेपर ना हुआ। उसके बाद मेरे दोस्त ने ही मुझे गाड़ी में बिठाया और मैं अपने घर वालों की तरफ चला गया जहाँ पे शादी का सारा इवेंट हो रहा। उधर जाकर मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई और ये भी बताया कि अब उन फसलों के करीब जितने भी घर थे सारे लोग वहाँ से खाली कर चुके हैं और बस हमारे घर में अभी तक सामान पड़ा हुआ है, हमें भी जाकर वो जगह खाली कर देनी चाहिए। ये बात सुनकर मेरी अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हुए और शादी ख़त्म करते ही जैसे ही हम लोग वापस आए तो शादी वाले घर से भी 5-6 लोग हमारे साथ आए। हमने अपने घर का सारा सामान समेटा और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ते हुए हम बिल्कुल सरगोदा में शिफ्ट हो गए। हम ना ही गाँव गए और ना ही उस इलाके में रहे, बल्कि शहर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद मेरा अक्सर उस गांव में चक्कर लगता था, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे वहाँ पर और मेरा पूरा बचपन वहाँ पर गुजरा था। हमारे काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदारों के घर भी उस साथ वाले गांव में थे। लेकिन उस रात में अपने दोस्त के घर इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि सारे रिश्तेदार शादी पर गए हुए थे। इसलिए उन रिश्तेदारों के वहाँ होने की वजह से घर वालों और हमारा अक्सर वहाँ पे चक्कर लगा करता था। लोग कहते हैं कि वो इंसान नुमा भेड़िया था, लेकिन हमने वो चीज़ अपनी आंखों के सामने नहीं देखी थी, बस गांव वालों से ही सुना था और अपने रिश्तेदारों से। उसके बाद गांव के करीब एक खुली जगह पर उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी गई थी। लेकिन ये ख़तरा अभी तक कम नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो एक ही है या इस जैसे और भी यहाँ पर है। इसकी वजह से अभी भी उस गांव में पहरा दिया जाता है आज के दिन तक। हमारे अब उस गांव में इतने चक्कर नहीं लगा करते, लेकिन अगर कभी लगे भी सही तो तब भी वहाँ पर लोग रात को पहरा दिया करते हैं। बस अल्लाह से ये दुआ है कि दोबारा कभी भी मेरे ऐसी किसी भी चीज़ से कोई सामना ना हो, वरना आपकी बार मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को थम्स अप दें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से इतनी अच्छी स्टोरीज़ लेकर आता हूँ, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।